जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग। आज आप सभी को जो बताने जा रहे हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि इतना पढ़ लेते हैं तो आप सभी को हिंदी सब्जेक्टिव बनाने में एक कटी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, एक कटी भी हिचकिचाहट नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VI प्रश्न लाए हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना को देख लेते हैं तो आप सभी को सब्जेक्टिव का डर ही सारा खत्म हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि फुल हिंदी होने वाला है। आप सभी गोधुली प्लस वर्णिका दोनों का, ठीक ना। और गोधुली में भी दोनों भाग, काव्य खंड और गद्य खंड और काव्य खंड दोनों होने वाला है, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th वायरल प्रश्न 17 फरवरी के लिए बस इतना पढ़ लो, ये काफी है। ये झूठ नहीं बोलने वाला है, ये सच हकीकत में है, समझा ना। इतना को पढ़ लेते तो आप सभी को बहुत बौखने का जरूरत नहीं है। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में DK सर क्लासेस के नाम वहां पर PDF मिलेगा। नहीं है तो याद जिसको तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 96086909 पर 909 पर 96086909, ठीक है। इस पर यदि आप सभी का हाई लेके भेजेगा, हमको सर लास्ट में नोट्स चाहिए, बिल्कुल आप सभी को फ्री में मिलने वाला है। इसके लिए कोई पैसा कोई जरूरत नहीं, कोई अमाउंट नहीं पे करना है, ठीक ना। देखिए 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न, 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रश्न, यहीं से सब प्रश्न रहने वाला आप सभी के एग्जाम में। आप सभी को एग्जाम में दिखा देंगे कि जब एग्जाम होगा, ठीक है, क्या यहाँ से आया है कि नहीं। इसीलिए कहीं बोखने की जरूरत नहीं है, सीधा PDF ले क्लास करो और PDF लो और रगेत से पढ़ो, एकदम पूरा मजे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर मत लो, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, बस इतना को पढ़ लो, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी के बीच जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है, आप सभी देख सकते हैं कि देखिए लेखक किस विखंडना की बात करते हैं और विखंडना का स्वरूप क्या है। कहता है लेखक किस विखंडना की बात करते हैं और लेखक और विखंडना का स्वरूप क्या है। कहते हैं लेखक के लिए विखंडना की बात यह है कि, लेखक के लिए विखंडना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद मतलब होता है ना भेदभाव, जातिवाद में भेदभाव करना, तुम मुसहर जात के हो, तुम डोम जात के हो, तुम चमार जात के हो, ठीक, तुम यादव जात के हो, तुम चौधरी जात के हो, तुम सिंह के जात के हो, तुम ब्राह्मण जात के हो, इस तरह की अभी भी कमी नहीं है। इसीलिए अब विखंडना की बात होता है। कहता है कि लेखक किस विखंडना की बात करते हैं, विखंडना का स्वरूप क्या है। देखो लेखक के लिए विखंडना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी मतलब हम सभी जो आधुनिक युग में जी रहे हैं, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आप सभी जान गए बिल्कुल कि जातिवाद के भी पोषक की कमी अभी भी नहीं है, ठीक है। जिस कारण से लेखक क्या करना चाहते हैं, अभी भी विखंडना का स्वरूप चल रहा है। और क्या स्वरूप था आप बिल्कुल जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है अभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। श्रम विभाजन का रूप क्यों नहीं कहेंगे। देखो भारत पे कहते हैं क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझे पूरा डिटेल। कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कहता है कि देखो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों यानी मजदूरों लोग को, किसको, मजदूरों लोग को, श्रमिक ने क्या था, मजदूर लोग का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है। अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, मजदूरों को अपना स्वभाव से उसको काम ही नहीं चुनने देता है, ठीक ना। वह कहता है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को यानी मजदूरों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है। किससे दर्शाता है, उच्च नीच, तुम छोटा जात के हो, तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, ठीक ना, इस तरह से दर्शाता है, ठीक ना। जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, जो विश्व के किसी भी देश में चले जाओ इस तरह से भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वे कहाँ होता है, भारत में होता है। कहाँ पर होता है, भारतीय समाज में इस तरह से होता है। इसलिए यदि आप सभी शिक्षित हो रहे हैं, यदि हम सभी शिक्षित, इस तरह से भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए कि जिसको जो मजदूरी करने का है, जो जिसको काम आता है पसंद, उसको वो काम को आजादी दीजिए, तभी आप सभी का समाज, हम सभी का समाज आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। इसीलिए क्या करना है, जाति प्रथा, उच्च नीच का भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। वही कहता था, क्या कहता था, जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर क्या कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकते। कहता है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि मजदूरों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है, ठीक ना। जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नियम नहीं है, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नियम नहीं पाया जाता है, ठीक ना।
आपसे बिल्कुल जान चुके हैं कि किस तरह से अगला क्वेश्चन आना मेरा। देखो कहता 3 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, कहता है कि जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा मतलब कि जाति के भेदभाव, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी, जाति के आधार पर जो बेरोजगारी हो रहा है कि तुम यदि ठाकुर जात के हो, तुम ब्राह्मण के जात हो, तुमको जो कम मिलता है वही जो तुम्हारा जो पूर्वज कम किया है, तुम्हारा जो पिता कम किया है, तुम जो जाति का हो उसी जाति के आधार पर तुम कम करो, वैसा ही विभाजन करता है, जाति प्रथा करता है। ठीक है, जिस कारण से क्या है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जिस कारण से क्या है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रहा है। वह कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। उत्तर देखो, कहता है भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देते हैं। भारत में जाति प्रथा, भारत में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसी कारण कहता है कि प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है, नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने किया हो, जो उनके पूर्वजों ने किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर अपना कम जो बंटवारा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही कहता है जो अपना पूर्वज कम किया वही पूर्वज का ही कम चुनता है। वही कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों का ही कम चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक ना, जिसके कारण क्या गया, भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक ना, बिल्कुल आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा कि किस कारण से है। यदि मान लो कि जो जात का है उसी जात के एक ही गांव में पूरा जाति है तो कितना एक कम मिलेगा नहीं, जिस कारण से बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना आगे। देखो कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था, खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहता है सेन साहब का बेटा कासू, सेन साहब का बेटा कौन, कासू, घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद है। घर में जितना भी नियम कौन बनता था ना, उस नियम के अलावा ये अलग ही कम करता था। कौन, खोखा कम करता था अलग से, इसीलिए सभी मामलों में घर में बनाए गए नियम का अपवाद कौन था, खोखा था। ठीक है, वही कहता सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। क्या था, अपवाद था। ठीक ना, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। जो खोखा को मन होता था वही कार्य करता था, वो किसी के नियम पर, किसी के नियम को बनाने पर वह कार्य नहीं करता था। ठीक ना, वह कहता है वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। सेन साहब के घर में उसके बेटे को यह आजादी थी कि जो उसका मन आए वह काम करता था, लेकिन उसके घर में जो लड़कियां थी, 5 पुत्रियां थी, उसको ये आजादी नहीं थी। उसका रूल नियम सब चीज अलग था कि लड़कियों को कब हंसना है, कब बोलना है, कब खाना है, कहाँ नहीं जाना है, कि घर के अंदर रहना, हर चीज नियम कानून से उसका लड़कियां चलती थी। इसलिए लड़कियों को सभी को कठपुतली की तरह मानते थे, और घर के भी समाज ने भी उसको बोलता था कठपुतली की तरह। देखो सेन साहब की पुत्रियां किस तरह कठपुतली की तरह, जिस तरह से घर के नियमों में एकदम पूरा मामला में रहता है, जो नियम बनता है वही नियम से चलता है, लेकिन उसके लड़के में वैसा नियम नहीं था। ठीक ना, आपसे बिल्कुल जान सकेंगे खोखा किन मामला में था। खोखा घर का, सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए सभी नियमों में क्या था, मामलों में अपवाद था। ठीक ना, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही काम या कार्य करता था। ठीक ना, और लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी, पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम सभी। ठीक है, कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, देखो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। क्या चीज का खेल था, लट्टू घुमाने का खेल था। ठीक ना, इस लट्टू खेल के प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू का दांत तोड़ दिया था। कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत। ये देखो लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले भी लोग महल वाले का बदला ले सकता है। ठीक ना, और जिस कारण से अपने अपमान का बदला ले लिया कौन, मदन ने खोखा को, जो कि सेन साहब का बेटा था। ठीक ना, और उसका 2 दांत तोड़ डाला था। कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था। वही कहता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू घुमाने का खेल था। और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं,
इस प्रसंग के द्वारा लेखक यही देखना चाहते हैं कि गरीबों ने भी, झोपड़ी वाले ने भी अमीर का भी बदला किसी न किसी तरीका से ले लेता है, किसी न किसी तरीका से ले लेता है। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। समझ गया ना? आगे देखो, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर है। कहता है कि आपकी दृष्टि से, यानी हमारे सभी की दृष्टि से, विष के दांत के कहानी का नायक यानी कि हीरो कौन है? हीरो कौन होने वाला है इस कहानी में? ठीक ना, कहता है मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। कौन है हीरो इस कहानी में, इस लेखक में, विष के दांत में? मदन है। क्योंकि मदन एक ऐसा खेल खेला था ना, जहां मदन का पिता सेन साहब के यहाँ, लेखक के यहाँ क्या करता था? किरानी का काम करता था। वही सेन साहब के बेटे को, कासू को, मदन ने उसको मारा पीटा और दांत भी तोड़ा। ठीक ना, और सेन साहब के ड्राइवर से भी झगड़ा करता था, समझा ना? इसलिए इसका इस कहानी का नायक कौन है? मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है? मदन है। क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से भी लड़ जाता था, बिना डरे उसके ड्राइवर से भी लड़ जाता था। ठीक ना, और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता था, और 2 दांत भी तोड़ देता था। ठीक ना, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट किए सेन साहब के ड्राइवर से भी लड़ गया, और उसके बाद सेन साहब के बेटे के भी दांत, कितना दांत तोड़ दिया था? 2 दांत तोड़ देते थे। ठीक है, 2 दांत तोड़ देता था, ये 2 दांत तोड़ दिया। ठीक ना, समझ गया ना? बिल्कुल। ये क्वेश्चन कहता है कि देखो, आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर है। हमारे दृष्टि से इस कहानी का लेखक का नायक कौन है? मदन है, ताकि यह महल वाले सेन साहब के से बिना डरे ड्राइवर से भी लड़ जाता था, और उसके बेटे के भी 2 दांत तोड़ देते थे। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखो, कहता है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? कहता है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन, अच्छा से भारत का दर्शन कहाँ दिखता है? कहाँ पर दिखता है? देखो, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार, किसके अनुसार? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाका में होता है। जिस तरह से ग्रामीण इलाका में आदमी होता है ना कि मेहमान, जिसको बोलते हैं कुटुंब, सब जो नया संगे संबंधी बनता है, जिस तरह से उसका इलाज, माने इस तरह से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से उसको पहचानता है, जिस तरह से इज्जत दिया जाता है। ठीक ना, बड़ों आदमी को जिस तरह गरीबों ने इज्जत दिया जाता है। ठीक ना, जिस तरह के ग्रामीण लोगों ने जिस तरह से बड़े आदमी का सम्मान करता है, लेकिन उस तरह के शहर इलाका में नहीं होता है। अच्छा फूल खलियान, खेत खलियान, ठीक ना, बाग बगीचा, ये सब ज्यादा कहाँ पर देखने मिलता है? ग्रामीण इलाका में। कहाँ देखने मिलता है? ग्रामीण इलाका। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? ग्रामीण इलाका में होता है। ठीक ना, ग्रामीण इलाका में हो सकते हैं और होता भी है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर में होता है। नहीं, ना कि क्या था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब शहर में नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही है। भारत की असली संस्कृति किसी का मान सम्मान देना, ठीक ना, किसी देवी देवता के ऊपर भी, सभी बड़ों को सम्मान देना, हर तरह का जो अच्छा संबंध होता है, ठीक ना, जिस तरह से ग्रामीण इलाका में होता है उस तरह से शहर में नहीं होता है। ठीक है, उस तरह से शहर में नहीं होता है। तो देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को लिसन करते हैं। कहते हैं लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कौन सा और क्यों हो सकते हैं? ठीक ना, देखो, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाका में होता है। कहाँ होता है? ग्रामीण इलाका में होता है। ठीक ना, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में। क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित है। भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित है। ठीक ना, निहित मतलब कि रहता है, असली संस्कृति भारत के ग्रामीण इलाका में ही रहते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है? धर्मों की दृष्टि से, धर्म ना, जिस तरह से आपने देवी देवता का धर्म था, आपने हिंदू मुस्लिम धर्म था, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या? भारत का महत्व किस तरह से देखा जाता है? ठीक ना, देखो, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ एक धर्म के नहीं लोग रहते हैं, खाली हिंदू नहीं रहते हैं, खाली ब्राह्मण नहीं रहते हैं, मुस्लिम नहीं रहते हैं। ठीक ना, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ठीक ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि, ये सभी धर्म भारत में रहते हैं। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक ना,
पारसी, यहूदी इत्यादि ये सभी धर्म रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो विश्व के किसी भी देश में चले जाओगे इस तरह से सभी का अपना अपना, सबके देश में अलग अलग जात रहता है, लेकिन इस तरह से मेल मिलाप करके किसी भी देश में नहीं रहता है जिस तरह से भारत में रहता है। वही कहता है कि धर्मों की दृष्टि से, धर्म के आधार पर भारत में किस तरह से भारत का महत्व है, धर्म के आधार पर भारत को किस तरह से महत्व है। देखो कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भी भारत का विशेष महत्व दिया गया, विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ठीक ना, सिख हुआ, ईसाई हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, पारसी हुआ, ठीक ना, इत्यादि इत्यादि धर्म रहते हैं, ठीक ना। और आपस में कैसे रहते हैं? मिलजुल कर भी रहते हैं और विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि मिलजुल कर रहता है, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक के द्वारा अस्त्र, मन लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में, जिस तरह तक आदमी को गोली, बंदूक, अस्त्र तरह होता है जो आदमी मारने पीटने का काम करता है, उसी तरह अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? देखो उत्तर कहता है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, काफी हद तक संगत है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, अस्त्र से हम सभी अपना क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। अस्त्र से हम सभी अपना क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे। कैसा मानव थे? आदि मानव थे, ठीक ना। और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। जब आदि मानव थे उस समय हमारे पास अस्त्र की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से हम सभी को क्या करना पड़ता? नाखून से ही अपना जान, अपने जीवन को बचाना पड़ता था, ठीक ना। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। इसलिए नाखून को क्योंकि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, ठीक ना। समझ गया ना? बिल्कुल। देखो क्या कहता था, नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कहता है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। क्यों देखो कहता है कि क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, अपनी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, ठीक ना। और क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून का अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है? क्या कारण है, क्या रीजन? ठीक है, चलो जानते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, नाखून, देखो जब क्वेश्चन नहीं भी जानता है इस तरह से बनाना है। देखो कहता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन तो थोड़ा दूर लिखे है, कहता है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है। यहाँ पर क्या करते? इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को क्या करना था? भुलाना या भुला देना चाहता है। क्या करना चाहता है? भुला देना चाहता है, ठीक ना। कहता है मनुष्य को बार बार नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहते हैं, ठीक ना। पार्श्ववृत्ति यानी पुराना याद जो होता है, जिस तरह मेरे पास अस्त्र नहीं था, नाखून के सारे अपने जीवन बचाते थे, उस प्रवृत्ति को, उस याद को भुलाना चाहते हैं, इसलिए नाखून को बार बार हम सभी क्या करते हैं? काटते हैं। मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, सर समझ में नहीं आता है। जरूर आप सभी के लिए एक और खतरनाक नियम से बताने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे है? देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गया कि देवनागरी लिपि ही चलना स्टार्ट हो गया? देवनागरी लिपि पूरा वायरल हो गया कि अब इसी लिपि में चलेगा, हर तरह से किताब कॉपी में लिखाता है, किताब छपाता है, कैसे आ गया? चलिए जानते हैं। कहता है करीब 2 सदी पहले, कितना सदी पहले? करीब 2 सदी पहले के टाइप बने। करीब 2 सदी के पहले इस लिपि के मतलब बोलने का मतलब क्या है? करीब 2 सदी पहले, करीब 200 वर्ष से पहले भी, ठीक है, सदियों, करीब 2 सदी पहले इस लिपि बोलने का मतलब क्या है? देवनागरी लिपि। किस लिपि? देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। टाइप जैसे बने, इस लिपि में क्या होने लगा? पुस्तक भी
छपना स्टार्ट हो गया, पुस्तक भी छपना स्टार्ट हो गया, ठीक ना, छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता है, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या स्थिरता है। जब मान लो को बुक छपना स्टार्ट हो गया, हर जगह प्रचार होना स्टार्ट हो गया, इस लिपि में आदमी को पढ़ना स्टार्ट हो गया, जब बुक छपता था तो उस लिपि का जानकारी था, तभी तो उस बुक को पढ़ता था, ऐसे थोड़ा को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए क्या करता, उस टाइप में जब पुस्तक छपना स्टार्ट हो गया था, हर जगह का और भी विस्तार से प्रचार हो गया, तब इस लिपि को क्या आ गया, स्थिरता आ गया, ठीक ना। मतलब इस लिपि में क्या आ गया, स्थिरता आ गया। वही तो करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गया, स्थिरता आ गई, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गया, स्थिरता आ गया, ठीक ना। देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं भी लिखी जाती हैं, ठीक ना। जरूर जानते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ठीक ना, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है, ठीक ना। बिल्कुल समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता देखो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक ना। चलो जानते हैं, बहादुर की माँ चाहती थी कि, बहादुर की माँ, किसकी माँ, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए। सभी को होता है, जब अपने बेटा बेटी जवान होने लगता है, कुछ बड़ा होने लगता है, तो सोचता है कि मेरा कुछ न कुछ मदद करे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रकार बहादुर की माँ अपने बेटे को, किसके, बहादुर की माँ, जो उसका बेटा कौन था, बहादुर ही था, उसकी माँ ने चाहता था कि हमारे काम में कुछ न कुछ हाथ बटाने, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, ठीक ना। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी, मैंने उसे रूसी रहती थी, गुस्साई रहती थी, ठीक ना। बहादुर अपने घर के कोई भी काम काज में अपना हिस्सा नहीं लेता था, हाथ नहीं बटाता था, कुछ भी नहीं मदद करता, इसलिए उसकी माँ क्या करती थी, रूठी रहती थी, मैंने गुस्साई रहती थी, ठीक ना। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा, एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को बहुत पीटा। जब चराने लग गया, घूमने लग गया ना, उसके बाद बहादुर को उधर पीटते हुए वो प्यारी भैंस को लाई। किसकी प्यारी भैंस को, उसकी माँ की प्यारी भैंस को, ठीक ना। जिसकी कल्पना कर माँ ने भी, मैंने कि भैंस के इतना मार को देखकर उसकी कल्पना करके कितना ये मारा है, ठीक ना। तो भैंस को ये कल्पना कर देख कर बहादुर को भी उसकी माँ ने उससे दुगनी पिटाई कर दी, बहादुर को बहुत पिटा। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया, ठीक ना। देखो आगे क्या क्वेश्चन कहता कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। कहता है बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटारे, क्या चीज में हाथ बटारे, अपने कामकाज में हाथ बटारे, ठीक ना। कहता है परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, परंतु बहादुर ने ऐसा काम नहीं करता था, अपना काम काज ही नहीं करता था कुछ, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी, क्या रहती थी, रूठी रहती थी, ठीक ना। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा, एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा, और बहादुर घर छोड़कर भाग गया। इससे दुगनी पिटाई, बहादुर की माँ ने भैंस को अपना कल्पना करके इतना मार सकता है, इससे दुगनी पिटाई कर दिया था बहादुर को, जिस कारण से बहादुर अपने घर से क्या हो गया, भाग गया, गुस्सा से भाग गया, ठीक ना। आगे देखो किन किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का भी घर छोड़ दिया। क्या क्या कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या कारण था जिस कारण से बहादुर ने जब एक लेखक के घर रहना स्टार्ट कर दिया, वहां से भी वह भाग गया बहादुर, क्या कारण था, चलो जानते हैं। कहते शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, ठीक ना। शुरुआत में लेखक के घर भी बहादुर को बहुत प्यार मिलता, जब स्टार्टिंग गया था नौकर के रूप में, जब काम करता था, अपना घर के परिवार के रूप में रहता था, ठीक ना। कहता है कि परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके घर में अच्छा व्यवहार से नहीं रहने लगा, हर बात पर डांटता था, मार लगता था, ठीक ना। और रिश्तेदारी भी उसके चोरी के ऊपर, मैंने उसका चोरी का इल्जाम लगा दिया था बहादुर के ऊपर, ठीक ना। वह कहता है कुछ दिनों के बाद उसके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा, ठीक ना। और छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार लगने लगी। किसको, बहादुर को। छोटी छोटी गलती जब करता था ना, बहादुर को क्या करने लगा, मार लगने स्टार्ट हो गया, मार लगता था, ठीक ना, मार पड़ने लगी, ठीक ना। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी
उसके ऊपरी चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया रिश्तेदारों। लेखक के जब इस रिश्तेदार भेजा उसके ऊपर चोरी का भी झूठा इल्जाम लगाया गया, ठीक ना, इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जिसके कारण क्या हो गया, लेखक, जिसके कारण बहादुर का मन भी लेखक के घर से उठ गया। अब नहीं रहना है, इतना सहन नहीं हो सकता है, ठीक ना। जिस तरह से उसको बदनाम करता था, मारता था, पीटता था, ठीक ना। आगे देखो, जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया था, जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया था, तब और ज्यादा डर गया था, और ज्यादा डर गया। अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। अंततः क्या हो गया, अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया, ठीक ना। देखो शुरुआत इस बात में है क्या, शुरुआत में जब लेखक के घर गया तो उसको बहुत मान आदर सम्मान करता था। कुछ दिनों बाद उसका मान आदर सम्मान भी घट गया। लेखक के घर एक रिश्तेदार आया, रिश्तेदार ने भी उसके चोरी के इल्जाम लगा दिया, ठीक ना। और लास्ट में हर उसका बेटा, उसका लेखक, उसका पत्नी हर बात पे ताना देता था, मारता था, पीटता था, ठीक। इस कारण उसका मन क्या गया, पूरा उब गया। और एक दिन लास्ट में क्या, उसके हाथ से सिलबट्टा गिर के फूट गया, जिस कारण से और भी ज्यादा डर गया, जिस कारण से लेखक का घर छोड़ के क्या हो गया, भाग गया, यानी कि छोड़ दिया, ठीक ना। लेखक के भी घर छोड़ दिया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है बहादुर का चरित्र चित्रण करें, बहादुर का चरित्र चित्रण करें, ठीक ना। देखो चलो जानते हैं, इधर देखो, कहता है बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक ना, मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत है, ठीक ना। कहता है बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था। बहादुर का घर कहाँ था, नेपाल के बॉर्डर पर था, ठीक ना। एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर, एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया था। कहाँ भाग गया था, गोरखपुर भाग गया था, ठीक ना। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया, ठीक ना। बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था, 12 से 13 वर्ष का था। इससे देखो बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव भी आप सभी को क्लियर होने वाला है बुक का, ठीक ना। इसलिए कहते हैं बहादुर, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहादुर का उम्र कितने वर्ष का, 12 से 13 वर्ष, ठीक है। वह कहता है 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। कैसा लड़का था, एक हंसमुख लड़का था, ठीक ना। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, ठीक है। शुरुआत में जब लेखक के घर आया तो उसका घर के सदस्य के रूप में रहता था, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी छोटी गलती के करने पर, कुछ दिनों के बाद छोटी मोटी गलती करने के पर भी गाली और मार मिलने लगी, गाली और मार लगने लगी, ठीक ना। बहादुर पर झूठे चोरी का आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा, जिसके कारण लेखक के यहाँ क्या होने लगा, उदास होने लगा। और एक दिन लेखक का घर क्या हो गया, छोड़ के चला गया। एक दिन लेखक का घर क्या हो गया, छोड़ के चला गया, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल समझ में हो गया कि किस तरह से आप सभी को ये क्वेश्चन था लाजवाब। कहता है परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। कहता है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, ठीक ना। चलो जानते हैं। कहता है जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, क्रांतिकारी और साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक ना। उसके लिए यह ज्ञान अति आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और बिरजू महाराज का क्या संबंध है, चलो जानते हैं। देखो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। क्योंकि कारण क्या था, क्योंकि उनके तीनों बहनों का जन्म रामपुर में, उनके तीनों बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में, ठीक ना। एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोलेगा कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बोलना है लखनऊ में हुआ था, ठीक ना। कहता है कि बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना और जाना होता था, ठीक ना। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना और जाना होते रहता था, इसलिए, ठीक ना। देखो तीनों बहन का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में, और बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में, जिस कारण से वहां पर दोनों जगह आना जाना बिरजू महाराज का आते जाता था, होते रहता था, ठीक ना। बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरह से उसका संबंध था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके संक्षिप्त में परिचय दें, ठीक, उनके संक्षिप्त में परिचय देना। कहता है गुरु माने कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ठीक है, उनका संक्षिप्त परिचय दें। कहता है बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे।
बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे, ठीक ना। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा। नृत्य मतलब कि नाचना सीखा, नृत्य मतलब नाचना सीखा, ठीक ना। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? एक नर्तक थे, ठीक ना, नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे, वह स्वभाव से बहुत अच्छा आदमी था। कौन? बिरजू महाराज के पिताजी स्वभाव से बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक ना। वे अपना सुख दुख दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे। वे अब दूसरे का मतलब सुख दुख होता है ना, तो कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जब सुख दुख दूसरों को बता दीजिएगा ना, तुम्हारा एक दिन बहुत फायदा उठाएगा। जब तुम्हारा यह हंसी का दिन आएगा ना, खुशियों का दिन आएगा ना, उसको तुमको याद दिलाएगा तुम्हारा किस तरह परिस्थिति था, तुम उस समय रो के हमको दिखा रहा था, इस तरह दिखा रहा था। इसीलिए बिरजू महाराज के पिता ने क्या करता? दूसरों के सामने अपना सुख दुख नहीं करता था। रोना था अकेले रो लो, खाना है और अकेले खा लो, सोचना है जो अकेले सोच लो, लेकिन किसी के सामने जब गिड़गिड़ाएगा ना, तुम्हारा मनोबल छोटा कर देगा, ठीक। इसीलिए वैसा काम नहीं करना है, ठीक ना। जो करना है अकेले में ये सब रोना धोना कम कर लो। किसी के सामने तुम करेगा तो एक दिन तुम्हारा तो बदला चुका लेता है, ठीक ना। इसीलिए देखो क्वेश्चन है, समझ गया बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, और उन्हीं से बिरजू महाराज क्या था? अपना नृत्य यानी कि नाचना सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे, ठीक ना। वह स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक ना। वो अपना सुख दुख दूसरों के साथ बहुत अच्छा से साझा नहीं करते थे, कुछ नहीं साझा करता था, ठीक ना। यही उसका एक अच्छा इंसानियत था, और इंसान ये होना चाहिए, ठीक ना। देखो हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, ठीक ना। हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? कहता हर वर्ष अभिमन्यु में गर्मियों के समय में। हर वर्ष अभिमन्यु में किस समय में? गर्मियों के समय में। गर्मियों के समय एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। देखो हर वर्ष अभिमन्यु गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। कैसा समारोह हुआ करता है? एक रंग समारोह हुआ करता है, ठीक ना। हर वर्ष अभिमन्यु में गर्मियों के समय एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो मछलियों को लेकर बच्चे क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों को क्या चीज की अभिलाषा थी, ठीक ना। चलो जानते हैं। कहते बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? मछलियों के साथ वे खेलना चाहते थे, ठीक ना। बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, ठीक ना। जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे। जिसके लिए वह जब बच्चा को खेलने का शौक था, जिस कारण से वह क्या सोचता मछली को कुएं में डाल देंगे, जब मेरा खेलने का मन होगा तो उसको निकाल लेंगे, खेल लेंगे, फिर उसमें कुएं में डाल देंगे, ठीक है। इसका ये अभिलाषा था। वह कहता है कि जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे। जिसके क्या तो वह कुएं में छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन हो वहां से मछली निकाल कर खेल सके, ठीक ना। ताकि जब मन हो मछली को वहां से निकाल कर क्या कर सके? वह खेल सके, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो इधर कहता है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है? स्पष्ट करें। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? स्पष्ट करिए। कहता है लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ती है कि लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ती है कि यह दिखाई पड़ती है कि देखो दिखाई पड़े कि मछली जल से बाहर तड़प रही थी। मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी, ठीक ना। घर के अंदर तड़प रही थी। मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर से बाहर तड़प रही थी, ठीक ना। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। मछली क्या समानता था दीदी और मछली में? मछली पानी से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी, ठीक ना। देखो आगे डुमराव की महत्व किस कारण से है? डुमराव का महत्व किस कारण से है? तो बिल्कुल जानते हैं। कहते हैं डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है। डुमराव में नरकट नाम का क्या चीज पाया जाता है? एक पौधा पाया जाता है, जिससे शहनाई बनाई जाती है। जिससे क्या चीज बनाई जाती है? शहनाई बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए डुमराव के महत्व का अधिक मात्रा है। इसलिए डुमराव की मात्रा अधिक है। चलो बिल्कुल जान गए डुमराव में क्या इसलिए महत्व है, क्योंकि डुमराव में नरकट नाम का एक क्या रहता था? पौधा रहता, जिससे शहनाई बनाई जाती है। जिससे क्या बनाया जाता है? शहनाई बनाई जाती है। इसलिए डुमराव की महत्व बहुत अधिक है, ठीक ना।
चलो आगे जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। ठीक है, मुहर्रम का संबंध मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। किसके आधार पर दें? पाठ के आधार पर, जो पाठ में लिखा हुआ है। ठीक ना, चलो जानते हैं। कहता है मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठता था, काफी घनिष्ठता था। ठीक ना, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठता था। ठीक ना, कहता है कि मुहर्रम का मतलब है बिस्मिल्लाह खां। मुहर्रम का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मुहर्रम का मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। ठीक ना, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। ठीक ना, देखो कहता है कि मुहर्रम खां का समय की, देखो मुहर्रम का मतलब ये बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था, कोई नहीं शहनाई बजाता था बिस्मिल्लाह खां का। ठीक ना, बिस्मिल्लाह खां के परिवार में शहनाई नहीं बजता था। किस दिन? मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम के दिन। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि गांधी जी की बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, या किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? देखो कहता है कि गांधी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। क्या चीज का? अहिंसक प्रतिरोध। किसी को हिंसा करके प्रतिरोध, किसी को ब्रेक लगाना काम से नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध मतलब क्या होता है? एक रुकावट होता है। ठीक ना, वह कहता है अहिंसा करके नहीं, किसी को हिंसा करके नहीं, किसी को जान मार के नहीं, बात बोली डांट से कर सकते हैं। ठीक है, वह कहता है गांधी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। और व्यवहारिक शिक्षा, और कौन सा शिक्षा? व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, गांधी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, जिससे मनुष्य का चरित्र का निर्माण हो। जिससे मनुष्य का क्या चीज का निर्माण हो? चरित्र का निर्माण हो। क्या चीज का निर्माण हो? चरित्र का निर्माण हो। तो शिक्षा का श्रेय गांधी जी को क्या मानते हैं और क्यों? शिक्षा का श्रेय गांधी जी को क्यों मानते हैं? तो गांधी जी शिक्षा का श्रेय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जो तुम्हारा कल्चर है, व्यवहार है। ठीक ना, मानते हैं जहाँ बच्चे का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनके साहस, बल, सदाचार इत्यादि का लक्षण हो। क्या क्या चीज का लक्षण हो? साथ साथ चरित्र का निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि का लक्षण हो। ठीक ना, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है, यही वास्तविक शिक्षा है। ठीक ना, और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है, इसी से अच्छे मनुष्य का भी निर्माण हो सकता है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। कहता है कवि गुरु नानक देव जी के राम नाम के बिना, कहता है कवि गुरु नानक देव जी के राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक ना, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है। जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कवि ने मालिन किसे और क्यों कहा? कवि ने मालिन किसे कहा और क्यों कहा? किसे और क्यों कहा? कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली और मालिन कहा। किसको कहा? कृष्ण और राधा को कहा। ठीक ना, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना है, ठीक उसी कार्य प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? ठीक है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि की अभिप्राय स्पष्ट है। कहता है कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा क्योंकि कवि के अनुसार नंद ने उनके चित्त को चोरा लिया। नंद में उनके चित्त को क्या कर लिया? चुरा लिया गया। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट है। कहता परहित के लिए ही
देह धारण कौन करता है, स्पष्ट कीजिए। कहता है कवि घनानंद के अनुसार, किसके अनुसार, कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है। बादल क्या करता है, परहित के लिए देह धारण करता है, ठीक ना, और सबके ऊपर समान बरसता है, ठीक ना। बादल क्या होता है, एक समान सबके ऊपर, आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं कि दो तरह व्यवहार करेगा, बादल है। बादल जब व्यवहार करेगा तो सबके ऊपर एक साथ बरसेगा, सबके बरसेगा तो सबके ऊपर एक साथ बरसेगा, नहीं बरसेगा तो किसी नहीं बरसेगा, ठीक ना। वही कहता है कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है, ठीक ना, देह धारण करता है और सब के ऊपर समान बरसाता है, और सबके ऊपर समान बरसाता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। कहते कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों पहुंचाना चाहता है। कहता है देखो, कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है। कहाँ तक पहुंचाना चाहता है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, पहुंचाना चाहता है, ठीक है, चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं। कहता है क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं, कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं, जिस कारण से कवि उसके सुजान के आंगन तक या अपना आंसू को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक ना। आगे दो क्वेश्चन कहते हैं कवि को भारत में भारतीय क्यों नहीं दिखाई पड़ते, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता। देखो कारण क्या है, अभी के जमाने में हर चीज एक रंगोली हो गई है, जिस तरह से ब्रांडेड विदेशी चलता है तो विदेशी उपयोग करने लगता है भारत में। वही कारण है कि भारतीयों को विदेशी का कपड़ा पहनना, हर चीज कल्चर जानना हो गया है। वही कहता है कि कवि को भारत में रहते हुए भारतीय महसूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं, ठीक ना। भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव, उनके रहन सहन विदेशी हो गया, रहन सहन, रहना, कपड़ा लत्ता पहनना, खाना पीना कैसा हो गया, विदेशी हो गए। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, वे अधिकतर किस वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, ठीक ना। आगे देखो, कहते नेताओं के बारे में कवि क्या राय देते हैं, ये क्या राय है, नेताओं के बारे में कवि क्या राय देते हैं। कहता देखो, कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि, कैसे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे, वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे, ठीक ना, देश का देखभाल प्रबंध कैसे करेंगे, जिससे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, देश का प्रबंध कैसे करेंगे, ठीक ना। आगे देखो, कहता है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, ठीक ना। देखो, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि उनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। कहते हैं कि क्योंकि उनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, और यह सचमुच देख रही है, यह सचमुच क्या रहे, भारतीयों का खाली सिर्फ देख रहे हैं और अत्याचार अंग्रेजों ने कर रहे हैं, ठीक ना। वही कारण है कि भारतीयता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, प्रवासिनी की तरह अपना घर है और अपना प्रवासिनी की तरह बनी हुई है, ठीक ना। जैसे कोई प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर पर क्या कहते हैं, चुपचाप देखता है, चुपचाप देखो, सिर्फ जिस तरह से कोई मेहमान आता है, ठीक है, या कोई कुटुंब आता है तो क्या करता है, देखता है। उसी प्रकार भारत का अपना भारत रहते हुए भी विदेशों में अत्याचार करता था, तब फिर वे आता था और चुपचाप खाली देखता था। वही कहता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी यानी कुटुंब की तरह, मेहमान की तरह क्यों बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि भारत अपने ही घर में प्रवासिनी यानी कुटुंब की तरह, मेहमान की तरह बनी हुई है, क्योंकि उनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार करे, कौन कर रहा है, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, और यह चुपचाप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। और जैसे कोई प्रवासी या मेहमान इस दूसरे घर पर चुपचाप देखता है, उसी प्रकार, ठीक ना। आगे देखो, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, कवि
कहता है कविता में, किसमें, कविता में भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, ठीक ना। कहता है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं। कहता है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, वह शोषित बिना वस्त्र के मूर्ख और असभ्य शिक्षित है। वे क्या है, मूर्ख और असभ्य शिक्षित है, ठीक है। वे अंग्रेजों के सामने नतमस्तक है और वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर है। तो वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर है, लेकिन अंग्रेजों के सामने इस तरह से सामने नहीं रहना चाहता है, ठीक ना। वही कहता है, चलो आगे देखो। कहता है कि भारत माता का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। कहता है भारत माता का हास भी ग्रसित दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि भारत माता पर उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के पैरों तले कुचला जा रहा है, अंग्रेजों के पैरों को तले कुचला जा रहा है, ठीक है। देखो आगे कहता है भारत माता का हास भी ग्रसित दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत माता पर उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के पैरे तले कुचल रहा है, अंग्रेजों के पैरे क्या तले कुचल रहा है, ठीक ना। आगे देखो। कहता है कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखो कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर घर नाद है। कहता है कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, अब देश में क्या चीज का स्थापना हो रहा है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, ठीक है। जिसमें शासन जनता का होगा, जिसमें शासन किसका होगा, जनता का होगा, जिसमें शासन किसका होगा, जनता का होगा, ठीक ना। कभी जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है, कभी जनता का स्वप्न किस तरह से खींचता है। कभी जनता के स्वप्न का एक सुंदर चित्र खींचता है, कैसा चित्र खींचता है, एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है, अब सुख मिलने वाला है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। लोकतंत्र क्या था, जहां पर जनता का शासन होता है, ठीक है। जनता का मन जो चाहेगा वही करेगा, माने कि अपना किसी को वोट देकर अपने जिताना चाहेगा तो जनता के हाथ में होता है, ठीक ना। वही कहता है कि लोकतंत्र का शासन चलेगा, कहाँ पर, जनता का शासन चलेगा, ठीक ना। वहां पर क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, ठीक ना। कहता है कवि जनता के स्वप्न को एक सुंदर चित्र खींचता है, ठीक ना, एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है, अब सुख मिलने वाला, क्योंकि देश में कैसा स्थापना हो रहा है, लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, ठीक ना, लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, ठीक ना। है नहीं कि अंग्रेजों का जिस तरह से उस समय राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब वैसा नहीं है, ठीक ना। कहता है कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वह कहाँ मिलेंगे। कहता है कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेत खलिहान, ठीक ना, में काम करने वाले लोग हैं। कहाँ पर है, काम करने वाले लोग हैं। यह लोग सड़कों में देखते हैं, या सड़कों में, खेतों में, या कहीं अन्य जगह में काम करते हुए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, देखो कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, सड़कों, खेत खलिहान में काम करते हुए लोग हैं, ठीक है। यह लोग सड़कों, खेतों या अन्य जगह में काम करते हुए मिलेंगे, अन्य जगह में काम करते हुए मिलेंगे, ठीक ना। आगे देखो छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है, स्पष्ट करें। कहता है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी हुई है, स्पष्ट करें। कहते जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच से धरती को चीर कर निकला था। कहता जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच धरती को चीरते हुए निकला था तो मानव जन की छाया दिशाहीन हो गई थी, मानव जन की छाया दिशाहीन हो गई थी। कैसा हो गई थी, दिशाहीन हो गई थी, ठीक ना। आगे देखो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में कंकाल, जले हुए पत्थर, टूटी फूटी सड़कें एवं अन्य चीजें हैं,
टूटे हुए पत्थर एवं अन्य चीजें हैं जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतिहास में देख के उस घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है, ठीक ना। देखो, जिस तरह से यदि आप सभी को बिल्कुल समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए देखिए, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? कहता है कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता था। कवि को उसके दरवाजे पर जो खड़ा बूढ़ा वृक्ष था उसको एक चौकीदार की तरह लगता था। क्या लगता था? एक चौकीदार की तरह लगता था। किसको? कवि को लगता था, क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा क्या रहता था? खड़ा तैनात रहता था। खड़ा क्या रहता था? हमेशा तैनात रहता था, ठीक नहीं। कहते एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा के लिए क्या रहता था? तैनात रहता था, हमेशा तैनात रहता था, ठीक ना। आगे देखो, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, ठीक ना। कहता कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे, कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे, ठीक है, वापस आते थे तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकार कौन जवाब में कवि कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, कवि को लगता था कि मुझे ललकार रहा है कि तुम कौन हो, तब कवि ने कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक ना। इसलिए कहता है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद है, क्या बातचीत हो रहा है, ठीक है। कहता है कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे तो, ठीक ना, कहता है मानो वृक्ष दूर से ही लगता था कवि को कि मुझे कोई ललकार रहा है, तब मैं बोलता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक ना। कौन बोलता था? कवि बोलता था। आगे देखो, कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? कहता है कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है, ठीक ना। कहता है कवि वैसे व्यक्ति को अत्याचारी कर रहे हैं। कहता है कवि वैसे व्यक्ति को अत्याचारी कर रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं, जो इस बात को मानने के लिए क्या करते हैं? इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता है, हर परिस्थिति में मेरा जीवन बढ़ता ही जाता है, हर परिस्थिति में मेरा जीवन ही बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जिससे उनका जीवन काल बहुत छोटा लगता है, ठीक ना। कहता है कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? कहते हैं कवि व्यक्ति को अत्याचारी कर रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं, हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, हर परिस्थिति में मेरा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन काल बहुत ही छोटा लगता है। आगे देखो, कहता है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कहता है कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कहते हैं बेटे के लिए क का अर्थ है कबूतर। बेटे के लिए जब छोटा बेटा होता है ना, छोटा लड़का होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए क्या होता है? क का अर्थ ही क्या होता है? कबूतर होता है, ठीक ना। जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है, तो कबूतर की तरफ फुदक जाता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे तो कहता है बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं, कब और क्यों आते हैं? कहता है कि अंगों को लिखते समय बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं। अंगों को लिखते समय बेटे की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह अंग उनको नहीं लिख पाता है। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी क्या होता है? वह अंगों को नहीं लिख सकते हैं, जिस कारण से क्या होता है? बेटे के आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। कहता है कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? कहता है कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? कहता है कवि जीवनानंद दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात कहते हैं। कवि
जीवनंदन दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदियां हो, जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदियां हो। ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। कहता है कभी अगले जन्म में क्या बनने के लिए संभावना व्यक्त करता है और क्यों। कहता है कभी अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक ना। देखो जानते हैं। कहता है कभी अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कौन सा पक्षी, अबाबिल पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है। ठीक ना, संभावनाएं व्यक्त करते हैं क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से क्योंकि उनको बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव था, काफी क्या था, लगाव था। और ये चीजें बंगाल में समान रूप से पाई जाती है, ये समान क्या था, ये बंगाल में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक ना। वह कहता है कि कभी अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कौवा, उल्लू मनुष्य बनने की संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, संभावना व्यक्त करता है क्योंकि उससे बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव हो गए, तो उसे बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव हो गए थे। ठीक है, और ये चीजें बंगाल में सामान्य रूप से पाई जाती है, ये सामान्य बंगाल में क्या सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक ना। आगे देखो। कहता है शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों गिर जाएगा। ठीक ना। कहता है देखो भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा, भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा क्योंकि उसके कपोलों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती थी और वह भक्त ही नहीं रहेगा, ठीक ना। कहता भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा क्योंकि उसके कपालों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करते हैं। कौन विश्राम करता है, दृष्टि विश्राम करते, वह भक्ति ही नहीं रहेगा, ठीक ना। आगे देखो। कहता है कि कभी किसको कैसा सुख देता है, कभी किसको और कैसा सुख देता है, कभी किसको और कैसा सुख देता है। तो कहता है कभी प्रभु की कृपा दृष्टि को, कभी कहता है कि कभी प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर, चेहरे, नर्म सैया पर विश्राम करने का सुख देता था। ठीक है, किसको सुख देता था, विश्राम करने का सुख देता था। ठीक ना। आगे देखो। कहता है कि कभी किसको, देखो अब यहाँ पर आ गया, फिर अब आ गया वर्णिका। ठीक ना, वर्णिका आ गया, क्या चीज आ गया, अब वर्णिका बुक। देखो यदि 5 को आप सभी को सब्जेक्टिव पूछता है ना 2 अंकीय प्रश्न में, तो 2 से 3 इसी से बनने वाला है। जब 2 को बन गया 3 को उधर से बनाना है। आप सभी को 100% इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आप सभी को बिल्कुल यहाँ से पढ़ना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। कहता है रंगप्पा कौन था और मगम्मा से वह क्या चाहता था। कहता है रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगप्पा के पीछे पड़ गया था। ठीक है, देखो रंगप्पा के एक जुआड़ी व्यक्ति था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। ठीक ना, जो कुछ पैसे के लिए क्या हो गया था, जो कुछ पैसे को कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे क्या हो गया था, पड़ गया था। ठीक है, मुझे पैसे दो, कर्ज दो, बहुत पड़ गया था, जिस कारण से रास्ते में उसको भी टच करते रहता जब दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर जाता था। ठीक ना। आगे देखो, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा एक विधवा औरत थी। मगम्मा कैसा औरत थी, विधवा औरत थी। ठीक ना, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। ठीक ना, जो बेंगलोर शहर में क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक ना। देखो कहता मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा एक बहू, मगम्मा के साथ कौन कौन था, एक बेटा एक बहू और एक पोता भी था। ठीक है, एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं था। मगम्मा की बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं था। ठीक ना, नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, जो मगम्मा के बेटा था ना,
गंगवा के बेटे को दोनों अपना माँ भी और उसका पत्नी भी क्या था, गंगवा नदी में दोनों अपना अधिकार के लिए क्या था, लड़ते और झगड़ते रहते थे हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है और जो उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। कहता है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितना फर्क होता है? जमीन और आसमान का फर्क होता है। किसके? कहता है कि मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार के सदस्य में व्यवहार में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक ना। कहता है वही परिवार, कहता है कि नहीं, यहाँ पर देखो माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से, कहता है कि जहाँ माँ और अपने पागल और गूंगी बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझाते थे। घर का क्या समझाता? बोझ समझते थे। वे चाहते थे मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए, वो चाहते थे मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू को घर पर ही मर जाए। ठीक ना, वह घर पर ही मर जाए। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वह घर के परिवार का अलग सदस्य चाहते, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहते। माँ ये भले सोचते कि यदि प्रकृति को मौत दे दे तो मेरी बेटी मर जाए, लेकिन ऐसे मेरे गला दबा के किसी तरह से नहीं माना चाहिए। लेकिन उसके घर के बारे में ये चाहता था कि बेटी किसी तरह से मंगू मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, क्योंकि माँ माँ होता है, क्योंकि माँ के चाहे पागल बेटी रहो या गूंगी बेटी रहो किसी तरह, लेकिन उसके अटूट प्यार रहता है। ठीक ना, माँ को। चलो आगे देखो, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी और विचार करें। कहता माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी, विचार करें। ठीक ना, कहता है कि देखो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी क्योंकि, कहता है कि क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। उसको लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करनी चाहती थी, क्योंकि माँ सोचती थी कि अस्पताल एक तरह से गौशाला की तरह है। ठीक ना, उसको अच्छा से व्यवहार नहीं करेगा, अच्छा से खिलावन पिलावन नहीं करेगा, किसको कौन देखभाल करेगा, इस तरह से अस्पताल में ये चाहती थी। कौन? मंगू की माँ ने, इसलिए अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। कहता है कि लेखक के कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा गया है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा गया, नगर ही क्यों रखा गया, शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करें। शीर्षक के सार्थकता पर स्पष्ट करें। कहता है इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापत्ती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है। ठीक ना, कहता है कि नगर में पापत्ती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। कब आने के लिए कहता है? सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। देखो मंगू के माने कि लेखक के कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। कहता है इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापत्ती के इलाज के लिए, ठीक ना, उसकी माँ को अस्पताल में बहुत परेशान किया गया और डॉक्टर ने झूठ बोलकर बोला कि सुबह आओ शाम आओ, इस तरह से झूठ बोलकर उसे सुबह बोलाने बोल दिया, जिस कारण उसका बेड भी वहाँ खाली था, लेकिन वहाँ पर उसको रखा नहीं। ठीक से बड़े डॉक्टरों को बोल दिया कि वहाँ पर बेड ही खाली नहीं था। वैसा वहाँ पर नगर में व्यवहार होता था कि जब उसको व्यक्ति बड़े अस्पताल में पैसा दिया जाता है तो उसका काम होता है और बिना पैसा का काम नहीं होता है, वैसा उसको लगता था। इसीलिए नगर इसका बिल्कुल सटीक शीर्षक है। ठीक ना, आगे देखो, पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापत्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। पापत्ती वल्ली अमाल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। ठीक ना, पापत्ती वल्ली अमाल की पुत्री थी, वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी? मदुरै शहर लाया गया था। ठीक ना, आगे देखो, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी
पार्वती बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पार्वती के अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, ये जानते हैं। कहते हैं बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पार्वती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। तो बड़े डॉक्टर को छोड़कर बाकी वहां पर जो कार्यकुशल, ममता, दया कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको पैसा था, पैसा देते तो सब काम होता है, ठीक ना। कहते वह बेड, कहता है बेड खाली नहीं है, कहता है कि वह बेड खाली नहीं है। और जो बड़े डॉक्टर को छोड़कर जो कर्मचारी रहता था, डॉक्टर रहता था, कहता वह बेड खाली नहीं था का झांसा देकर, का झांसा मैंने ये बात सुनाकर पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता था, ठीक है, शायद उस अस्पताल में पैसा देने से जल्दी कार्य होता था, ठीक ना। आगे चलो देखते हैं। अब जानते हैं कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करते हैं क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते, न उनके बेटे न उनकी बहुएं से बात करते। इसलिए सीता को अपने घर में ही घुटन महसूस होती थी, ठीक ना। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के पर जीवनी के बारे में बोलें, किस तरह से सीता का जीवन था इस कहानी में, ठीक ना। देखो सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोते वाली एक विधवा औरत थी, ठीक ना। सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते वाली पोते और पोतियां वाली एक विधवा औरत थी, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहना पड़ती थी। उसको केवल 2 रोटियों के लिए, मैंने 2 टाइम भोजन के लिए कई उसको यातनाएं, कितना गाली सुनना पड़ता था, किसको, सीता को, ठीक ना। कहते अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। अकेले बूढ़ी माँ सीता अपने 3 बेटे पर क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है, लेकिन 3 बेटे को वे आसानी से पोस के जमान कर दिया था और पोस के पाल लिया, ठीक ना। वह कहता है अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है और सीता बेटे माँ की रोटी लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। कहता सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। कभी बोलता है 50-50 रुपया दो, माँ अलग खाना बनाएगा। कभी बोलता है 1 महीना दो, माँ अलग खाना बनाएगा, ठीक ना, अलग सबके यहाँ खाएगा। इस तरह से नियम बनाता करता था, ठीक ना। कहता और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है, ठीक ना। एक दिन इस तरह से गुस्सा से क्या सीता अपना ही घर को छोड़कर ही चली जाती है, ठीक ना, जिस कारण से इतना परेशान होता है। इस तरह से किसी भी बेटे को हम सजेशन देते हैं, अभी तुम सभी पढ़ रहे हो, इस तरह से कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देना। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ पिता एक भगवान के रूप होता है, ठीक ना। इसीलिए उसको कभी भी इस तरह से नहीं सताना चाहिए, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए था, ठीक ना। यदि आप सभी यहाँ तक क्लास कर लिए होंगे तो आप सभी को मुझसे बिल्कुल 100% दवा देते हैं कि यहाँ से आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं भागने वाला है। यहाँ से बहुत सारा आप सभी का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ठीक ना। इसीलिए यह क्लास बिल्कुल अंत तक जो देखा होगा, आप सभी को दिल से बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक ना। इसी तरह आप सभी मेरा क्लास देखते रहें और आप सभी को ये मेरा PDF पढ़ते रहें और जो भी हेल्प आप सभी मांगना चाहते हुए हेल्प दें बोलिए। और आप सबको कमेंट के थ्रू से, व्हाट्सएप थ्रू से, टेलीग्राम थ्रू से, जहां से आप सबको हेल्प देने के लिए मैं 100% यहाँ पर तैयार हूँ, ठीक है। इसीलिए जिस सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आप सभी को डाउट है, उस टॉपिक को बोलिए, उसको बढ़िया डिस्कशन कर आप सभी को एक वीडियो बना देंगे। चाहे जिस टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप सभी को एक भी पैसा क्षण प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक ना। इस तरह से वीडियो देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।